वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। बच्चों आप जब भी कोई भी वीडियो देख रहे हो, चैप्टर 4 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोशिश करना कि सारे के सारे पार्ट्स आप लोग देख पाओ, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाए और आप लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जान पाओ उसके थ्रू। ऐसा ना हो कि आप लोग पार्ट 1 देख पा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि क्वेश्चन तो हो ही नहीं पा रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू अ पेपर। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस मोशन में है। इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन प्लेन ऑफ द पेपर, चार्ज पार्टिकल विल। हमें पता है बच्चों, जब भी 90 डिग्री होगा और कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कहाँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री पे। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर बताए कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सीधा है, डिस्क्राइब अ सर्कल। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक नोट देखो। नोट क्या है? अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90 है देन क्या होगा? तब बच्चों हेलिकल मोशन होगी। कैसी होगी? हेलिकल मोशन। और हेलिकल मोशन होगी तो कैसा पाथ बनेगा उसका? हेलिक्स। तभी मैं कहता हूँ बच्चों, जब भी आप लोग ये पीडीएफ सोल्व करोगे, ये वीडियोस देखोगे, तो ट्राई करना कि उसका सॉल्यूशन भी देख पाओ। ऐसा ना हो कि आप लोग की सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो, बाकी के उसमें जो मैं बातें बता रहा हूँ वो छूट जाए आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड है जो अ वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, एक वायर है जो परपेंडिकुलर है। ये वायर मैंने परपेंडिकुलर बना लिया। अच्छा, परपेंडिकुलर लग नहीं रहा, आप लोग ड्राइंग को एडजस्ट करोगे थोड़ी सी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, अ रिंग ऑफ कंपास नीडल सराउंड द वायर। अच्छा, इसमें बोला गया है कि एक रिंग है जो रिंग ऑफ कंपास है, सराउंड कर दिया वायर को। लो, हम भी सराउंड कर लेते हैं, ये हो गया सराउंड। इन द प्लेन ऑफ पेपर विथ सेंटर ऑफ रिंग बीइंग द सेंटर ऑफ वायर, मतलब वायर का सेंटर और रिंग का सेंटर कॉमन है। आगे कहा गया है इनिशियली देर इज नो करंट, शुरू में करंट नहीं था। वाट हैपन आफ्टर ए स्टडी डीसी करंट इज एस्टेब्लिश इन द वायर। अगर मैं इसमें डीसी करंट एस्टेब्लिश कर दूं आई, तब क्या होगा? तो हमें पता है बच्चों, क्या पता है हमें कि सर बहुत सिंपल आंसर है इसका भी, कि जो ये पाथ बनेगा ये टेंजेंशियल बन जाएगा। कंपास जो शो करेगी, कैसा शो करेगी? टेंजेंशियल, इस तरीके से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द नीडल बिकम टेंजेंशियल टू द रिंग ऑफ विच दे आर पार्ट। ये आंसर हो गया। नथिंग हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। कंपास रखोगे आप और मैग्नेटिक फील्ड होगी और कंपास में कोई इफेक्ट ना पड़े। भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, करंट फ्लो कराने से, और कंपास यहाँ पे है ही है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेवर पॉसिबल। सम नीडल बिकम पैरेलल टू ईच अदर वाइल अदर्स आर अनअफेक्टेड। ऐसा कैसे होगा? सब पे इफेक्ट पड़ेगा ना। नीडल बिकम पैरेलल टू ईच अदर, नहीं 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 भाई, पैरेलल क्यों होंगी? नेक्स्ट सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आ जाओ इकट्ठा करके कि चैप्टर 1 को भी उठाओ और चैप्टर 4 को भी उठाओ। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत आने के चांसेस रहते हैं कि जो मिक्स कॉम्बिनेशन हो। आप लोग समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक और क्या किया इन्होंने यहाँ पे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पिक कर लिया। ये देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता ही है, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ के आंसर पता लगेगा इसका। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है। वेयर एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वाली लाइन की वजह से इसके से गलत हुआ। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा। वेयर एज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों आप लोगों को पता है एफ इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या था? एफ इलेक्ट्रिक का क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई, और जबकि एफ मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या था? लोरेंज फोर्स। भाई बोले तो नहीं, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन थी, यहाँ पे क्या थी?
सेम डायरेक्शन। बट इस केस में जो फोर्स आया था वो परपेंडिकुलर आया था। तो आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत अच्छा डिफरेंस है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of these equation is correct expression for force on a charge in a magnetic field? सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस, आप लोगों को याद ही है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि सर ये क्वेश्चन तो हम लोग चाहते हैं ये क्वेश्चन आ जाए। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए आंसर है बच्चों। यहाँ पे वेक्टर शो नहीं किया गया क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ बनाने में, तो आप लोग इसका ध्यान रखोगे कि ये वेक्टर फॉर्म में है। क्या है लॉरेंज फोर्स? एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है इसलिए गलत है, और इसमें क्यू स्क्वायर है और इसमें 3 आ गया, तो इसका ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना पढ़ने वाले गड़बड़ करते हैं, ना पढ़ने वालों के लिए तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अब देखो उनको ना आप सभी ध्यान देना, अच्छी बात है अगर आप लोगों से आता है, और कमेंट मुझे करना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखो क्या क्या है कि सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फेमस है किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अच्छा फोर्स मतलब मोशन, फोर्स क्रिएट मोशन, यू नो वेरी वेल कि फोर्स पुश और पुल, दैट मीन्स फोर्स की ऐसे मोशन होगी ना, तो मोशन भी हो। डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस हुआ। अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया मैग्नेटिक फोर्स है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप लोगों को लग रहा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जबकि बच्चों आप लोग जब लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल पढ़ते हो तो आप लोग ऐसा कैसे भूल सकते हो? 3 चीज़ें हैं। अभी देखो, पहली क्या है एफ, दूसरी क्या है एम, और तीसरी क्या है सी। अभी फादर मम्मा चाइल्ड, इससे याद रखते हैं ना। एफ स्टैंड फॉर फोर्स, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, और सी स्टैंड फॉर करंट। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल है, ये इनमें करंट होना कंपलसरी है। जब करंट होगा तभी तो ये एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ये समझ में आया? और डेट मीन्स ये वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आके फेल हो गया। तो आप लोगों को बस यही पढ़ने वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, और ये जो राइट हैंड रूल होगा ये इस तरीके से पहचान करोगे अगर आप लोग करंट वाले केस में, तब आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल आंसर होगा, और अगर इस तरीके का केस होगा तो डायरेक्ट राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जनरली रेफर्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो टोटल कंबाइंड एक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उसकी वजह से। अच्छा जनरली हम लोग लिखते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसके साथ क्या होता है बच्चों, क्यू ई वेक्टर, है ना। तो इसको ध्यान रखोगे, ये कंबाइंड एक्शन है, ये मैग्नेटिक के लिए और ये इलेक्ट्रिक के लिए। इसमें तीसरे वाले में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तो आगे, पर ग्रेविटेशनल का तो दूर दूर तक कोई मतलब है ही नहीं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल का प्योर बोल रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक का बोल रहा है। नेक्स्ट जो है करेक्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। खुश हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे कुछ बच्चे तो। अबे टेस्ला, मुझे भी पता है टेस्ला बच्चों, टेस्ला। अब देखो बार बार मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ जब भी आप लोग सॉल्व करो तो नोट मेरा सॉल्यूशन जरूर देखो, मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा आप लोगों को एक्स्ट्रा। हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो, इसके अलावा कुछ और हो, पर इसी क्वेश्चन में से आ जाए क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है गॉस। अगर ये पूछ ले तो, और टेस्ला भी ऑप्शन में हो, गॉस भी ऑप्शन में हो, तो गॉस आंसर है।
और कितनी स्मॉलेस्ट है कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, मतलब उसकी 10,000 गुना 10,000 टाइम्स ज़्यादा है गॉस से टेस्ला, इतनी बड़ी है टेस्ला। तो मतलब इसका उल्टा बोल दो कि गॉस 10,000 टाइम्स छोटी है टेस्ला से, है ना। अबे 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएंगे, तो 10,000 टाइम्स छोटी हो गई। फिर नेक्स्ट, if a current I is flowing in a straight line parallel to x axis, magnetic field is there in y axis, then तो बस हमें पता है फोर्स z एक्सिस पे हो जाए, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो, ये तो हमें पता ही है ना। फिर तो आंसर डायरेक्ट z एक्सिस। नेक्स्ट, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ dl इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि सर यही तो क्वेश्चन हम लोग तरस रहे हैं इन क्वेश्चंस के लिए। आई नो बच्चों, आप लोगों को आता है ये। क्या होता है फॉर्मूला? BIL। हम लोग BIL से याद रखते हैं, बट यहाँ पे IDLB कर रखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लेंथ DL दे दी। पहले वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, किसके लिए पूछा है मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर कॉइल के लिए। इसका थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, सर्कुलर कॉइल के लिए। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन में प्लस नहीं है, प्लस ऐड कर लेना, इन सब के बीच में प्लस है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही है, आप लोगों को रटा हुआ है फॉर्मूला भी, कि सर आंसर है B = μ0 I/r² होल अपॉन 2x² + r² पावर 3/2। इसे थोड़ा ठीक कर लेना बच्चों, ये R कैपिटल है, ऊपर देखो ना, यहाँ पे भी कैपिटल R तो नीचे भी कैपिटल R। आई नो आप लोगों को पता है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर है डायरेक्ट। नेक्स्ट, a uniform electric and uniform magnetic field are produced pointed in the same direction and electron is projected with its velocity pointed in same direction। तो पूछ रहा है कि अब ये क्या होगा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। electron will turn to its right, electron velocity will increase in magnitude, electron velocity will decrease in magnitude, electron will turn to its left। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यूनिफॉर्म और उस सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी के साथ, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल टर्न टू इट्स राइट। ए आंसर डायरेक्ट। आप लोगों को ये सारे आंसर्स पता ही है, डिटेलिंग वीडियो देख लेना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चों। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू। अच्छा, साइक्लोट्रॉन सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए मैंने इसका कोई भी डिटेल न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन नहीं रखा, बट थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन पुट करवा दिया कि साइक्लोट्रॉन क्यों यूज किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन हमेशा क्या काम करता है? एक्सेलरेशन का काम करता है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन। और वो भी किसको? पार्टिकल्स को, जैसे इलेक्ट्रॉन हुए, आयंस हुए, इनको। और किसके साथ? हाई एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ। बहुत पावरफुल डिवाइस है। आप लोगों को मैं बताऊं, अगर इस साइक्लोट्रॉन के लिए 150 से ज़्यादा कंट्रियों के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया पूरा का पूरा, और साइक्लोट्रॉन को बनाया गया। जहाँ पे ये अंडरग्राउंड इसमें जब बनाया गया, तो आप लोग ये यकीन नहीं मानोगे, 10-20 किलोमीटर की तो वो लैब थी जहाँ पे ये डिवाइस रखा गया था। अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड लैब थी वो पूरे के पूरे। बहुत खतरनाक लेवल पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। सोचो 150 कंट्री के अगर टॉप मोस्ट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, तो कितना खतरनाक होगा। डेट्स वाई मैंने थोड़ा सा बताना चाहा कि साइक्लोट्रॉन जैसे पावरफुल डिवाइसेस भी हम लोग बना चुके हैं जो एक्सेलरेट करते हैं, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं रखा। नेक्स्ट, अच्छा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप लोगों को डायरेक्ट पता है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो चाह रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन, बच्चों सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। थोड़ा सा ना हमें लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब आप लोग सब कुछ पढ़ लोगे और फिर इन क्वेश्चंस को बनाओगे ना, तब पता चलेगा। तब याद रखना सब कुछ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यूनिट क्या होगी इस मैग्नेटाइजेशन की, बताओ?
मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। और यूनिट वॉल्यूम की पर यूनिट वॉल्यूम है ना मीटर क्यूब, तो यानी कि यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ सकते हैं। आप लोग सोचते रहोगे कि यार ये एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या है, तो मैग्नेटाइजेशन यूनिट है। क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड हैज शोन टू बी गिवन बाय बी नोट इक्वल टू म्यू नोट एन आई। अच्छा, ये कहाँ है? इंटीरियर में। हालांकि इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, पर इन्होंने बोल दिया इंटीरियर मतलब उस जगह पे कि जहाँ पे क्या होता है। देखो बच्चों, अगर मैग्नेट वहाँ पे है ही नहीं तो डायरेक्ट आंसर है, मैं एयर की बात करूँ या फ्री स्पेस की बात करूँ, तो आप लोग बी इक्वल टू डायरेक्ट जीरो लगाओगे। इसका थोड़ा ध्यान रखना। पर इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, क्या बोल दिया इन्होंने, कि सोलेनोइड के इंटरनल हिस्से में कुछ भी इन्होंने एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड बनाई बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इंटीरियर ऑफ द इफ द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल इज फिल्ड विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, है ना, नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, तो फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होगी? जाहिर सी बात है ना कि आपने इंटीरियर में पहले ही कुछ मैग्नेट रख दी और उसको फिर फील्ड भी कर दिया किसी और से, सपोज करो बी डैश से, तो अब आपके अंदर कितना होगा? तो जाहिर सी बात है अंदर कितना होगा? बी इंटरनल। बी इंटरनल होगा बी नोट प्लस बी डैश। तो इसका आंसर कौन सा है? ग्रेटर देन बी नोट। भाई जाहिर सी बात है ना, बी नोट से तो ज़्यादा ही हो गया, बी डैश भी तो कुछ ऐड होगा। फिर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे डिफाइंड करोगे आप लोग? ऑप्शन पढ़ो, पढ़ लिया ऑप्शन बच्चों। देखो, आप लोगों को डायरेक्ट पता है ससेप्टिबिलिटी काई एम, काई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई अपॉन एच होता है फॉर्मूला। आई का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। डी आंसर डायरेक्ट। अच्छा बच्चों, आप लोगों में थोड़ा सा और बताऊं, अगर आप लोगों से सिंपल कॉन्सेप्ट पूछे कि ये होता क्या है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक तरीके से एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी? कि कितने इजीली आप किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बना सकते हो। डैट मीन्स अगर आप लोग लिखना चाहो उसको लिख लो, इट इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A solenoid has a core of material with relative permeability 400। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर पाओगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर गिवन कर दी 400। अच्छा, म्यू नोट तो हमें पता ही होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट, वाइंडिंग ऑफ सोलेनोइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट आई इक्वल टू 2 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेरी गुड, ये सही हुआ, नहीं तो फिर लेंथ से डिवाइड करनी पड़ती पर मीटर में। कितना है गिवन? 1000। वैल्यू मैग्नेटाइजिंग करंट पूछा है, आई एम। चलो मैं टाइम बचाने फटाफट से सॉल्व करता हूं बच्चों। मैंने यहाँ पे बच्चों सोलेनोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मैंने बी की वैल्यू निकाल ली मैग्नेटिक फील्ड की। बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नोट म्यू आर एन आई। तो म्यू नोट की वैल्यू रखी, म्यू आर की वैल्यू रखी, एन हमें पता ही है 1000 और आई 2। तो डायरेक्ट जब इसको सोल्व करते हो 1 आंसर आ जाएगा। यूनिट पता है आपको? टेस्ला। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे एच फाइंड किया है। एच हालांकि पूछा तो गया नहीं इस क्वेश्चन में, पर आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जो ये एन आई है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट, इसको ही एच बोलते हैं। डेट मीन्स हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि एक रिलेशन भी आ सकता है ऐसे, बी इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर एच। ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग। एच कहाँ लाया नहीं, तो यूनिट भी ध्यान रखना इसकी, एम्पियर मीटर इनवर्स। अच्छा, फाइंड तो हमें क्या करना था? मैग्नेटाइजिंग करंट। बी निकालने के बाद, बी तो कंपलसरी था निकालना, फाइंड करना। अब मैंने बी का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लिया, जिसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का? मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। तो बी की वैल्यू 1 है, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू 1000 और 2 प्लस आई एम। इस फॉर्मूले में बच्चे ध्यान रखना म्यू आर नहीं आएगा, गड़बड़ मत कर देना इसमें। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आई एम की वैल्यू आ गई 794। तो डायरेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका? बी,
794। नेक्स्ट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इन अ मटेरियल आर टू बी फाउंड 1.6 टेस्ला and 1000 एम्पियर मीटर इनवर्स रेस्पेक्टिवली। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज। तो बच्चों इसमें ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा काईएम का, म्यू आर माइनस 1। ये तो हमें फॉर्मूला रटा हुआ भी है, वैसे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल ना है तो फॉर्मूला रिलेशन पूछ लेगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है। अच्छा, तो अगर मुझे रिलेटिव परमिएबिलिटी पता चल जाए तो हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। परमिएबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है म्यू अपॉन म्यू नॉट, कि मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन वैक्यूम की। अब ये तो कॉमन सी बात है, ये नहीं पता कि आप लोगों को। फिर और मीडियम का फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। अभी मैं एक रिलेशन बता भी रहा था आप लोगों को, शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था, याद करो, बी इक्वल टू म्यू एच, है ना, अब याद आ गया होगा। तो बच्चों ये वाली म्यू की वैल्यू यहां पुट कर दी, बी एच म्यू नॉट हो गया। बी की वैल्यू कितनी गिवन है, देख लो 1.6, और एच की वैल्यू कितनी गिवन है 1000, और म्यू नॉट की पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसको सोल्व करोगे 1.27 10⁻³ आ गया। अब जब मैं इस 1.27 इंटू 10⁻³ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अभी किलो में से, ये किलो में जा रहा है ना, 10⁻³ का मतलब किलो, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, 1000 में से एक करोगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट्स वाई नेग्लिजिबल, और उन्होंने आंसर सीधा यही रख दिया 1.27 इंटू 10⁻³ बच्चों। या तो भाई वो ऑप्शन वो नॉर्मल रखते हैं कि 1270 माइनस 1 1269, ये आंसर होता। अब ये ऑप्शन में नहीं था तो हमें नेग्लिजिबल मान के यही सी वाला ही आंसर देना पड़ा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो बच्चों आप लोग डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कमेंट करो, मेल करो, और आप लोगों को मैं प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और बच्चों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग लाइक करते हो तो अच्छा भी लगता है फिर उससे। इफ, अच्छा क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं। इफ अ पार्टिकल विद वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b, द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b एक्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इट हैज अ मैग्नीट्यूड। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस पूछा है। देखो बच्चों हमें पता है कि इस कंडीशन में सर्कल ही बनता है, ये तो हमें पता ही है। रेडियस पूछ रहा है। अच्छा, ये दो सर्कल नहीं है, मैं इसको रफ ही कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ऐसा ना हो कि आप लोग सोचो कि सर्कल चेंज हो रहा है। ये लो, चलिए मैं ड्राइंग मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। अच्छा, अब तो सही है ना सर्कल। तो ये पूछ रहा है ये सर्कल की इसकी रेडियस कितनी होगी, तो हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है R इक्वल टू mv अपॉन QB। चेक करो कौन सा आंसर है, B। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट अलोंग बी। अच्छा, कंपोनेंट रख रही है वेलोसिटी, हमें पता है कि अगर थीटा इक्वल टू 90 हो तो सिनेरियो अलग है। अच्छा, क्वेश्चन तो पढ़ लेते पहले, क्या सीन हो सकता है, कुछ और ही पूछा हो। दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज एज द मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड, द पार्टिकल विल प्रोड्यूस अ, किस तरह की मोशन, थीटा इक्वल टू 90 तो कैसी मोशन, बताने की जरूरत है क्या, और थीटा इक्वल टू 90 ना हो तो किस तरीके की मोशन, हेलिकल। तो क्या आंसर होना चाहिए बच्चों, सी। नेक्स्ट, एट व्हाट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड डज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कौन से एंगल पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स का फॉर्मूला देख लो पहले तो, क्यू वी बी साइन थीटा, और किस कंडीशन में फोर्स जीरो होगा, जब साइन थीटा जीरो हो जाए, और साइन थीटा कब जीरो होगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, तो एफ इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट 0 न्यूटन, तो ए। नेक्स्ट, a particle of charge q is moving with velocity v in a magnetic field located at a position इतना, और क्या पूछा, in what case which of the following quantity remains unchanged। अच्छा, कौन से केस में क्वांटिटी अनचेंज होगी, सॉरी इन दैट केस, इस केस में क्वांटिटी कौन सी अनचेंज रहेगी। अच्छा, हमें पता है कि जब भी वो मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही आंसर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वी तो फिक्स हो गई ना, जो भी है तो है वो। ठीक बच्चों,
अच्छा सर, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें वर्क डन भी जीरो होगा अगर सर्कुलर मोशन होगी तो। सोचो ना तुम लोग, सर्कुलर मोशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो और वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना। मतलब फैकल्टी ने देखो कितना घुमाया। वर्क डन क्लास 11th का टॉपिक है ना, मैकेनिक्स की बात है, पर यहाँ पे आप लोगों से मैकेनिक्स भी तो पूछ सकता हूँ, क्यों नहीं पूछ सकते? ये थोड़ी कहोगे आउट ऑफ सिलेबस है। वर्क डन तो वही सिलेबस में है ही, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और सर्कुलर मोशन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? सर्कुलर मोशन में तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसलिए वर्क डन भी जीरो होगा। अगर इसमें वर्क डन होता तो वो भी सही आंसर था। 22 क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द पाथ पूछा गया है। अच्छा, अभी आप लोगों को पता है आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, क्या ये फॉर्मूला बताया गया था? और फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी के लिए ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा, देखो बच्चों, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टाइम का मतलब, अबे जाहिर सी बात है ना कि वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला कितना आ गया यहाँ से? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करोगे आप? 2 पाई आर सर्कुलर में, और वेलोसिटी तो v होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला उल्टा कर लो, v अपॉन 2 पाई आर, और r तो ये निकाल ही लोगे। तो मैं फटाफट से कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। बच्चों देखो, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, m की वैल्यू 9 इंटू 10⁻31, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी गिवन है, चार्ज आपको पता ही है, उस पर कितना है वहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। और यहाँ पे 17 लिख दिए, 19 है। 6 इंटू 10⁻4 क्या है आप लोगों का? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद बच्चों डायरेक्ट आंसर आ रहा है 26 इंटू 10⁻2, डेट मीन्स 26 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 26 के दो हो गए, डाउट बाई डाउट। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमने देखा, ये भी v अपॉन 2 पाई आर, वी हमारा 3 इंटू 10⁻7, 2 पाई आर अभी निकाल लिया था, तो 2 इंटू 10⁻6, और 10⁻6 का मतलब मेगा, तो क्या आंसर हुआ? 2 मेगाहर्ट्ज। मतलब इसका आंसर सी है, इसका आंसर बच्चों सी है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ बार मैग्नेट एल ऑफ, अच्छा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही है इसका, तो कि सर रटे पड़े हैं तो फॉर्मूलाज। अच्छा, इस डेरिवेशन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन एम डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। डेरिवेशन को करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखो, ऑप्शन ए। ठीक बच्चों। अच्छा, इक्विटोरियल के लिए पूछा था, तो इक्विटोरियल बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अभी गड़बड़ कर दी थी ना मैंने भी जल्दी जल्दी में, ध्यान रखना इसमें कि इक्विटोरियल के लिए यही वाला फॉर्मूला होगा, और अगर मैं यहाँ पे एक्सियल लिखा होता तो फिर आंसर कुछ और होता। एक्सियल के लिए क्या है? ये तो इक्विटोरियल पोजीशन के लिए, बी एक्सियल के लिए क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इसका ध्यान रखना, अभी मैंने पढ़ा नहीं था, फिर हालांकि इक्विटोरियल वाले फॉर्मूले पे मैंने डायरेक्ट टिक लगाया। नेक्स्ट 24, अच्छा इसमें एक्सियल के लिए पूछ ही लिया है, तो क्या मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, फिर क्या आंसर? डायरेक्ट डी, कि सर अभी तो बताया था आपने, है ना। अबे तुम लोग भी तो होशियार हो, सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ इतना इतना। अच्छा हमें पता है कि डबल का रिलेशन होता है, एक में 2m और एक में m, तो वो ऑप्शन तो बिल्कुल हटाए दो जिसमें डबल नहीं है। 2.44, 4.8 होना चाहिए था एक ऑप्शन, तो गलत। 3.2, 6.4 सही है, 2 और 4 सही है, 4 और 8। अच्छा एग्जामिनर ने जब, देखो आप लोग स्मार्ट नहीं, टीचर भी स्मार्ट है भाई, टीचर को भी तो पता है ना कि डबल वाला बच्चा एकदम डायरेक्ट लगा देगा। हालांकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि 3 ऑप्शन अलग अलग होंगे और एक ऑप्शन डबल होगा एग्जैक्ट,
तो आप लोग टाइम सेव करने के लिए डबल वाले पे टिक लगाना सीधा, है ना। इसका आंसर सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाया, म्यू नॉट एम अपॉन 4πr³। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷। एम कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आर डिस्टेंस कितनी है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 0.5। इसको सोल्व किया तो आंसर आया बच्चों 3.2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अच्छा इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, सी आंसर है इसका, मतलब ये 3.2 इंटू 10⁻⁷ है, और जाहिर सी बात है नेक्स्ट भी होगा 6.4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, क्योंकि डबल होगा। नेक्स्ट, a bar magnet of length L and dipole moment M is bent to form an arc। अच्छा, बार मैग्नेट को इस तरीके से बेंट कर दिया, ठीक है, विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अच्छा ये एंगल भी बना रहा है 120 डिग्री, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, आज मैथ्स भी हो जाएगा इस बार में, ट्रिग्नोमेट्री। देन न्यू डाइपोल मोमेंट, मज़ा आ गया होगा बच्चों आप लोगों इस क्वेश्चन को देख के, सर ट्रिग्नोमेट्री याद आ गई। क्या ध्यान है ट्रिग्नोमेट्री में, बताओ। एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान आया। और थीटा कितना है 120। 120 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू π/3। पाई मतलब 180/3 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 60। 60 इंटू 2 120। समझ में, 2π/3 कैसे लिखा 120 को, क्योंकि पाई की फॉर्म में ऑप्शन है, इस वजह से कन्वर्ट करना पड़ा। सोच रहे होंगे क्यों कन्वर्ट किया, इस वजह से बच्चों। आर्क कितनी गिवन है, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, यानी कि लेंथ, आर्क की लेंथ एल हो गई, और यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है। अच्छा रेडियस तो पता ही नहीं हमें, तो निकाल लेते हैं रेडियस ही। आर इक्वल टू हो गया यानी कि 2πl बाय, सॉरी आर उधर जाएगा तो हमने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया, समझ में आया बच्चों क्या गड़बड़ किया, आर तो उस साइड गया और 3 इधर आया, तो 3l/2π ये होगा। ये आर इसलिए फाइंड किया क्योंकि डाइपोल मोमेंट का है इसने, और डाइपोल मोमेंट आप लोगों को पता ही है क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो डाइपोल मोमेंट अभी लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम। ओए ध्यान रखना बच्चों, इसका ये कैपिटल एम है, ये होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये आर, इसका ध्यान रखना बच्चों, या फिर ये आर, अब दोनों सेम ही तो होगी, तो एम इंटू आर, तो m इंटू 3l/2π। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, 3m/π, 3√3, 3m/2π और 2m/π। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 3ml/2π। अच्छा ऐसा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, कन्फ्यूज़। चलो मैं ना बच्चों, आप लोग कन्फ्यूज़ तो होने ही थे, यहाँ पे मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट क्या है, ये 3m कैपिटल M है, ये 3 कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M, तो ये सारे कैपिटल M है। और आप लोगों को पता ही है कि m इंटू एल, ये m और ये l मिलके कैपिटल M बनाए गई, तो 3m/2π। समझ में आया क्या 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 लॉजिक लगा। चलो मैं ना, आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मल मैग्नेटिक मोमेंट और जब उसकी लेंथ मिलेगी तो कैपिटल M भी तो बनाएगा नॉर्मल में। ये तो हम लोगों ने m इंटू आर इसलिए किया डाइपोल मोमेंट, ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि इस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन रहा था, आपने बेंट कर दिया। अगर बेंट ना होता, रियल फॉर्मूला तो यही है ना, m इंटू एल, फिर तो ये क्या आंसर होगा इसका 3m/2π। इस तरह क्वेश्चन भी घुमाने वाले पूछ सकते हैं बच्चों, आप लोगों को रेडी रहना है सबके लिए। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर कोई डाउट है और मुझे बताओ, दोबारा से वीडियो को दोबारा देख लो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस क्वेश्चन को फिर से चेक कर लो क्या क्या बताया मैंने। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट इज इक्वल टू फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर। अच्छा, तो बी एक्सिस और बी इक्वेटोरियल के लिए पूछा गया है। द रिएक्शन ऑफ डिस्टेंस, सॉरी द रेशो ऑफ, एन नहीं आएगा,
द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एक्स एंड वाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। अच्छा हमें पता है बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो है सेम म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अच्छा एक्सियल के लिए डिस्टेंस कितनी है, एक्स ऑन द एक्सिस एक्स, यानी कि 4 पाई आर क्यूब ने एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल के लिए कितनी डिस्टेंस है वाई, तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई वाई क्यूब। अच्छा इक्वेटोरियल में क्या आएगा बच्चों या एक्सियल में आएगा, याद करो एक्सियल में 2 आएगा, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 2 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्यूब, पास वाला पास और दूर वाला दूर, हम ऐसे तो याद रखते हैं, तो क्या बनेगा ये 2 वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा इसने कहा है सेम मैग्नेट, यानी कि ये बी एक्सियल बी इक्वेटोरियल का रेशियो भी 1 होगा, तो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है पहले चेक करो, रेशो ऑफ डिस्टेंस एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई का रेशो, तो ये 3 उधर आके 1/3, प्लस इधर आके माइनस, माइनस इधर आके प्लस, तो ऐसे ही पावर 3 उधर आके 1/3, कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज गिवन एज, सर रट गया आप तो, है ना, यही बोलना चाह रहे हो, एम आई ए, फॉर्मूला यही तो होता है, एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट का, एन नंबर ऑफ टर्न्स, 1 मान लिया, दैट्स वाई इसमें है ही नहीं, आई करंट और ए एरिया, तो आंसर ए। अ करंट लूप इज कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। अच्छा मतलब गलत वाला आंसर ही आंसर है इस बार, तो गलत वाले आंसर को ढूंढ लेते हैं, सही वाले आंसरों को छोड़ देते हैं, इसने गलत ही जानना चाह रहा है हमारे से। टॉर्क वेनिस होगा जब भी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, 0 और 180 पे तो टॉर्क गायब हो जाएगा, भाई साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, इस वजह से तो ये सही है, पर हमें सही वाला आंसर नहीं बताना। पैरेलल होगा तो स्टेबल होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, पर हमें सही तो बताना ही नहीं। एंटी पैरेलल में अनस्टेबल होता है, ये भी सही है, पर हमें सही बताना नहीं, तो इसका मतलब डी गलत है, और गलत हमें आंसर बताना है। चेक भी कर लेते हैं गलत है भी या नहीं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एनी स्मॉल रोटेशन पे प्रोड्यूस होगा, नहीं भाई, अनस्टेबल हमेशा कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 180 हो, एंटी पैरेलल हो, तो इसका मतलब ये गलत है, और गलत वाला ही आंसर बताना था। लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का, इसको भी देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद पार्ट 2 जरूर देखना, और चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 उन सब की वीडियो देखो बच्चों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इवन मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी ही वीडियो देखो, सारे जितने भी चैनल्स हैं उन सब की वीडियो देखो, आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अच्छी बात है मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओ, जितने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरे सारे ऑब्जेक्टिव करने के बाद किसी और चैनल की या किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। अ लूप ऑफ 30, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल वाई डज इट चेंज टू सर्कुलर शेप। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर अपने आप इरेगुलर शेप का है और वो एडजस्ट कर लेगा सर्कुलर शेप में एक परफेक्ट। ऐसा क्यों? एक्चुअल में ना बच्चों इसका 2 रीज़न है। सर्कुलर शेप में उसकी पेरीमीटर एनक्लोज करेगी लार्जर एरिया को। किसको? लार्जर एरिया को, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न जो है ना इसका, जब लार्जर एरिया होगा तो फ्लक्स भी मैक्सिमम पास होगा, तो उस वजह से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा पहला ऑप्शन यही है, ग्रेटर एरिया, दूसरा फ्लक्स वाला, दोनों ही है, तो सी आंसर होगा फिर। ठीक बच्चों, इसका ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो ये मैंने ABCD जो बनाया है इसके अंदर मैग्नेट भरी हुई है, और मैंने कोई रैंडम एक वायर डाल दिया, इसमें थ्रो कर दिया, तो वायर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा सर्कुलर शेप में।